आइए सबसे पहली गुफ्तगू का सिलसिला यूं तो मुझे आगाज करना था, फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई है खास तौर पे ट्रंप के साथ, और ट्रंप का आई लव यू पाकिस्तान का पैगाम और उसके बाद की सूरत हाल किस नहज पर पहुंचेगी, इसमें बड़ी अहम तब्दीलियां क्या रोनुमा होगी, और अब तक खास तौर पर जो इस खत्ते के अंदर पाकिस्तान की पॉलिसी रही है और पाकिस्तान के इंटरनल सियासत की पॉलिसी के, जिसमें चाहे इमरान खान हो चाहे कराची की सियासत हो, यह तमाम उमूर पर अब इसका कितना असर पड़ेगा, आज के प्रोग्राम में यह बात जरूर शामिल करना चाहूंगा। लेकिन इन सबसे पहले मैं आज की अहम बातें वो शामिल करना चाह रहा हूं कि जो आज सिंध असेंबली के अंदर हुआ। आज सिंध असेंबली का इजलास तकरीबन कोई 5.5 घंटे तक जारी रहा और एक बार फिर बजट के मामला से ज्यादा वो तकारीर ज्यादा जेर बहस रही या वो घूमती रही कि जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एनक्यूएम पर तनकीद की और एनक्यूएम ने आज बहुत ही मोहतात अंदाज अपनाया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर उस तरह से तनकीद नहीं की। अलबत्ता उनके रहनुमाओं ने जब आज गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया तो सबसे पहले बारी जिसकी आई वो थी रेहान इकराम साहब। रेहान इकराम ने जब ये गुफ्तगू शुरू की तो रेहान इकराम ने जो बात अपनी खत्म की और उन्होंने फिर वही बात दोहराई जो पिछले 2 दिनों से एनक्यूएम के लोग दोहरा रहे थे, और उन्होंने क्या कहा जरा पहले इस क्लिप को सुनते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सर फारूक पटनी, फहीम फारूकी, लियाकताबाद का रेहान अहमद, सर ये तमाम इन समेत तमाम साथी सर जिनको मावराई अदालत कत्ल किया गया है, सर जिनको जेलों से निकाल के मारा गया है, सर फहीम फारूकी को उसके सगे भाई समेत 3 और साथियों समेत सर जेल से निकाल के मारा गया है, सर उन लोगों को भत्ताखोर और दीगर कहकर सर शहीद किया गया है। उन्होंने यहां पर यह वाज़ेह तौर पर कहा कि जनाब एमक्यूएम इस बारे में जो उनके लोग थे उसके बारे में पॉलिसी वही रखती है और उन सबको अपना रहनुमा तस्वुर करती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, लेकिन आज एमक्यूएम ने उस तरीके से हमले नहीं किए कि जिस तरीके से वो माजी के पिछले 3-4 दिनों से कर रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इस हवाले से मोहतात रवैया अपनाया गया, लेकिन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटेजी ये थी कि वो किसी ऐसी एमपीए या को खड़ा करे या किसी ऐसे एमपीए को खड़ा करे कि जो कि एक वो उस सतह का ना हो लेकिन वो बात कर सके। आज खास तौर पर शाहिना शेर अली की गुफ्तगू वहां पर जेर बहस रही। उन्होंने एनक्यूएम पर बड़े कड़े हमले किए और खास तौर पर जब उन्होंने ये बात कही कि एनक्यूएम किसी के हुक्म पर आती है और किसी के हुक्म पर चली जाती है। पहले तो एनक्यूएम का जाहिर है वो एक मिजाज रहा था कि एनक्यूएम अपने रहनुमा उस जमाने में जो उनके बानी थे अल्ताफ हुसैन साहब की बात पर आती थी या जाती थी या लंदन की राब्ता कमेटी होती थी, लेकिन आज जो अब असेंबली में बैठने पर शाहिना साहिबा ने क्या कहा है जरा सुनिए और उस पर आज एनक्यूएम क्यों खामोश रही आगे चलकर बताता हूं। इन लोगों ने हमेशा किसी की बात सुनी सिर्फ हुक्म पर चले, वो किसका हुक्म था सबको पता था। मैं बताती हूँ आपने इस खूबसूरत शहर को क्या दिया, आप लोगों ने बोरी बंद लाशें दिए। जी जनाब, वो ये कहती हैं कि किसके हुक्म पर आए असेंबली के अंदर, लेकिन दूसरी तरफ फिर वो ये बात कहती है कि एमक्यूएम के लीडरों को खुद नहीं मालूम होता कि उन्हें किसका दिफा करना है और किसका दिफा नहीं करना है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एमक्यूएम का लीडर रोज अक्सर रात को बदल जाता है। ये क्या गुफ्तगू कही उन्होंने जरा सुनिए। इन गरीबों को खुद पता नहीं चलता, रात को सोते हैं तो इनका पार्टी का लीडर कोई और है, सुबह उठते हैं तो कोई और हो जाता है। ये तो बेचारे खुद परेशान है, ये तो इतने परेशान है कि क्या करें। इस बात का जवाब एमक्यूएम की एक और रहनुमा ने दिया और उन्होंने ये बात कही कि जनाब मुस्तफा कमाल साहब, और अब यहां पर इजाफा कर दिया उन्होंने कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ये हमारी रेड लाइन है। अब वो रेड लाइन का उन्होंने क्या जिक्र किया ये भी आप सुनिए। अगर आप खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की बात करते हैं, अगर आप मुस्तफा कमाल भाई की बात करते हैं, ये हमारी रेड लाइन है। ये वो लोग हैं, आप लोगों को तो हमें क्रेडिट देना चाहिए कि जिसने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वो वाहिद पार्टी है कि जिसने पाकिस्तान के बारे में एक लफ्ज़ भी बोला, हमने उसको डिसोन किया है। यू हैव टू गिव अस क्रेडिट फॉर दिस, ना कि आप हमारी लीडरशिप पे बात करें, ये नहीं हो सकता एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो इस तरीके से एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खवातीन के बयानात तो एक दूसरे के सामने आते रहे, लेकिन आज के सेशन में एमक्यूएम के रहनुमाओं की वो गुफ्तगू या गंजगट महसूस वहां नहीं हुई कि जो वहां पर मौजूद थी। लेकिन आज एक बड़ी अहम बात हुई। जमील सुमरो साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमा हैं। आज उन्होंने ये बात कही और बहुत अहम नुकता जो जिस पर उन्होंने जिक्र किया वो एक बड़ा एक जुमला था और जिसके साथ ही गुफ्तगू के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने क्या कहा जरा सुनिएगा और सुनिए। ईरान ने जब मिसाइल फेंके थे इसराइल पे तो किसी ने एक ट्वीट किया था, बड़ा अच्छा ट्वीट था वो। उसने कहा कि भुट्टो के ससुराल ने इमरान खान के ससुरालियों पे हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है उनके ससुरालियों ने इमरान खान के ससुरालियों पर हमला कर दिया। अब ये तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा हमला था, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो अरकान असेंबली वहाँ पर मौजूद थे वो इस बात पर खामोश रहे। दर हकीकत शायद पता नहीं उन्हें ये बात समझ में आई या नहीं आई, लेकिन उन्होंने आज जिस बात का जिक्र किया है वो ये जिक्र किया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ससुराल दर हकीकत ईरान था। नुसरत भुट्टो का ताल्लुक ईरान के साथ था और उन्हीं से ही उनके 3 बच्चे यानी कि बेमोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, 4 बल्कि, सनम भुट्टो साहिबा, फिर मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो पैदा हुए। अब उनका जिक्र उन्होंने ईरान
के हवाले से क्या कि उनके ससुराली थे, और उन्होंने कहा कि इमरान के ससुरालियों को जवाब दिया, इमरान खान के ससुरालियों का उन्होंने जिक्र यह किया कि जैसे इजराइल पर हमला किया है, यानी कि इजराइल को इमरान खान का ससुराल करार दिया। और हैरत अंगेज तौर पर तहरीक इंसाफ के लोग जो पिछली गुफ्तगू के दौरान काफी वहां पर मज़ाहमत करते रहे, वो इस पर बात नहीं करते रहे, तो उन्होंने बराह रास्त बिलवास्ता, आप इसे कोई भी नाम दे दीजिए, उसमें इजराइल का एजेंट करार दिया गया, इजराइल का ससुराल करार दिया गया इमरान खान को और खुद को यहां कहा गया। अब मामला सारा यह है कि ईरान की जंग भी अब शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और इसमें अब नया रुख आना शुरू हुआ है। इसमें खास तौर पर यह बात कही जा रही है कि अब दो बड़े अहम मामला हैं। एक पहला मामला है अमेरिका का हमला करना और दूसरा मामला है क्या ईरान के अंदर रिजीम चेंज का जो नारा लगाया जा रहा है कि जिसमें आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत की भी अफवाहें गर्दिश करवाई जा रही हैं। आखिर इसके पस पर्दा मनाजिर क्या है और क्या वाकई में आयतुल्लाह खामनेई के मुतालिक जिस तरीके से इस वक्त नेतन्याहू का स्टेटमेंट आया कि उनका हाल इराक जैसा होगा, दूसरी तरफ रूस का स्टेटमेंट, इस सारी सूरत हाल पर मैं अपने किसी और वीलॉग के अंदर गुफ्तगू करूंगा, मगर मेरा अहम एलिमेंट यह नहीं है। इस वक्त जो दो बड़ी अहम पहलू इस वक्त ईरान के हवाले से देखे जा रहे हैं वो ये देखे जा रहे हैं कि अमेरिका का बराह रास्त इस जंग के अंदर कूदना, और दूसरा जो अहम नुकता देखा जा रहा है कि वहां पर आयतुल्लाह खामनेई साहब और मरकजी शूरा का कंट्रोल खत्म करके नए रिजीम की तैयारी, क्या उसके लिए वहां पर इस वक्त माहौल साजगार मौजूद है या इस वक्त वहां पर यह सूरत हाल हो रही है या नहीं हो रही है। अहम नुकता यह जिसको मैं अपने एक अलग वीलॉग के अंदर गुफ्तगू करूंगा। आइए अगली बात की तरफ आते हैं और ज्यादा अहमियत की इख्तियार करती हुई बात हुई फील्ड मार्शल साहब का, यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई है अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ। यह बहुत ही अहम मुलाकात कई मायनों में देखी जा सकती है, लेकिन दर हकीकत हमारे यहाँ जिस तरीके से उसे पेश किया जा रहा है, मैं उससे हटकर और जिस तरीके से ट्रंप ने जो गुफ्तगू की है उन दोनों मौजूआत पर यहाँ बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि फील्ड मार्शल साहब का ये दौरा था किस नोयत का। इस नोयत में ये देखिए कि उनके साथ पहले वफ्द कौन सा गया था। उनके साथ गए थे पाकिस्तान के इस वक्त के कौमी सलामती के मुशीर और खासतौर पर पाकिस्तान के खुफिया इदारे ISI के सरबरा आसिम मलिक साहब उनके साथ मौजूद थे। दूसरी इतलात ये थी कि उनके साथ वहाँ पर जो वजीर दाखिला है वो भी मौजूद थे, और तीसरा एक ये था कि उनके साथ ये कहा जा रहा था कि MI के जो चीफ हैं वो भी गए। इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो वफ्द की मुलाकात थी ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक हवाले से और पाकिस्तान के दिफाई हवाले से बहुत ज्यादा अहम थी। अब आइए सबसे अहम, पहले तो एक इस चीज को आप ज़हन में रखिए कि जिस तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं। अब आइए दूसरे पहलू की तरफ। दूसरे पहलू में मैं जरा सी इस मुलाकात में क्या हुआ उससे बाद में जिक्र करूंगा, लेकिन मैं पहले दूसरे पहलू पर आना चाहूंगा और फिर इसके तीसरे पहलू पर हम बात करेंगे। दूसरा पहलू सबसे अहम यह है कि जब ट्रंप ने गुफ्तगू की और ट्रंप ने उसके बाद सहाफियों से बातचीत की तो उसमें जिस नुक्ते पर बात की गई वो बहुत अहम है। उन्होंने ये कहा, जो पहला लफ्ज़ था उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक की जो मैंने यहाँ पर जो बुलाया है फील्ड मार्शल साहब को, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था कि उन्होंने मेरे कहने पर जंगबंदी पर अमल किया। दूसरा जो उनका नुक्ता ये था कि यहाँ की जो क़यादत है पाकिस्तान की वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, और उन्होंने जिस क़यादत की तरफ इशारा किया वो वाज़े तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब थे। जब आसिम मुनीर साहब पर उन्होंने इशारा किया कि जनाब उनकी क़यादत पर हमें वो बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात, तीसरा बात ये जो थी वो अहम थी, उन्होंने कहा कि इस हवाले से ईरान पर भी उनसे गुफ्तगू हुई, और ईरान क्योंकि पाकिस्तान का पड़ोसी है और फील्ड मार्शल साहब ईरान को बखूबी जानते हैं और इस वक्त जो ईरान की सूरत हाल है उस पर वो खुश नहीं है। ये दो बातें को अब आप जहन में रखिए। अब हम इस चीज़ों को समराइज करते हैं और अपने तीसरे पहलू की तरफ आएंगे। सबसे अहम नुकता यह था कि सबसे अहम बात यह थी कि यह मुलाकात हुकूमती सतह पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की दिफाई सतह पर थी, और दिफाई सतह पर जब कभी भी मुलाकात होती है तो उससे पहले वफूद की आपस में मुलाकात होती है, और वफूद की मुलाकात के बाद में जाकर जो चीफ्स होते हैं उनकी मुलाकात होती है। वफूद में उस मीटिंग के हवाले से जो एजेंडा होता है, जो पॉइंटर्स होते हैं वो तैयार कर दिए जाते हैं, और उसके बाद ये सारी सूरत हाल में गुफ्तगू होती है। अहम नुकता यह है कि इस सारे मामलात में पाकिस्तान का यकीनी तौर पर जब दिफाई बात हो रही है तो इसमें ईरान एक अहम जुज़ है, इसमें अफगानिस्तान एक अहम जुज़ है, इसमें इंडिया एक अहम जुज़ है, इसमें चीन एक अहम जुज़ है, और इस पूरी खत्ते की सूरत हाल अहम जुज़ है। तो जो वफूद के दरमियान मुलाकात हुई होगी वो यकीनी तौर पर इस बात पर हुई होगी। कुछ मुबस्सरीन का ख्याल यह था कि ईरान के हवाले से खास तौर पर जो ट्रंप है उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब की तारीफ की कि उनकी इस पर बड़ी गहरी निगाहें और वो इस वक्त खुश नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी इस वक्त ईरान के अंदर सूरत हाल हो रही है उससे पाकिस्तान मुतमईन नहीं है। अब इन दोनों का नतीजा क्या निकलता है मुलाकात का, इसका मतलब बहुत वाज़ेह तौर पर यह कि पाकिस्तान को आगे चलकर जिस तरीके से ट्रंप साहब ने इस वक्त पाकिस्तान की तारीफ की है, इसका वाज़ेह मतलब ये नज़र आता है कि ट्रंप की इस वक्त की सोच पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत के हवाले से जनरल आसिम मुनीर साहब पर है, यानी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पर उनकी फोकस्ड है और वो उसी को पाकिस्तान की क़यादत समझ रहे हैं। और इसीलिए हवाले से इस पूरी सूरत हाल में उन्होंने शायद पाकिस्तान के जो दिफाई अहमियत की वजह से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब को एतमाद में लेना या उनसे मशवरा लेना समझा है। अब इस सारी सूरत हाल के कई नताइज बरामद हो गए। अब जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ इसका मतलब यह है कि अब से कुछ देर के बाद या कुछ घंटों के बाद अमेरिका बाकायदा इस जंग के अंदर कूदने वाला है, और पाकिस्तान यकीनी तौर पर पड़ोसी मुल्क के साथ और एक बहुत बड़ी सरहद के साथ ईरान के साथ यहां पर मौजूद है। अब इस सारी सूरत हाल में जो अगला नुकता आता है कि इस सारी सूरत हाल ने, इस गुफ्तगू ने और इन मुज़ाकरात ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को न सिर्फ मुल्क की सतह पर बल्कि इस खत्ते के हवाले से भी एक नई पोजीशन दे दी है।
इन सारे मामलात में इसका मतलब ये होगा कि अब तक चीन, रूस या ये तमाम ममालिक पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत पर एतमाद का इजहार कर चुके हैं और अब अमेरिका की तरफ से इस पर मुहर लगाने का मतलब ये होगा कि उनका किरदार और उनकी ताकत में मजीद इजाफा होगा। और इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि उनकी पॉलिसीज़ भी बरकरार रहेगी। न सिर्फ ये पॉलिसीज़ इस पूरे खत्ते के अंदर अपने पड़ोसी ममालिक के साथ है, न सिर्फ ये दिफाई तरह पर होगी, और अब इसका दूसरा पहलू एक इसका सियासी भी है। खासतौर पर पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो सवालात उठाए जा रहे थे वो खान साहब के हवाले से या फिर कराची की सियासी सूरत हाल में एमक्यूएम के हवाले से या फिर केपीके के हवाले से या फिर बलूचिस्तान के हवाले से जो सवालात थे, अब इन सब जवाबात का मतलब ये होगा कि आइंदा सालों के अंदर भी उनकी पॉलिसीज़ को इसी तरीके से वो आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस पूरी गुफ्तगू के अंदर कहीं पर भी पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल मजबूत नहीं हुई। अगर दिफाई तौर पर उन्हें अहम समझा जाता है तो इसका मतलब है कि उनके सियासी फैसलों को भी दुरुस्त समझा जाएगा। अब इस बुनियाद पर आगे चलकर खान साहब के लोगों को जो उम्मीदें वाबस्ता थी, मैंने आपको ये बात पहले अर्ज की थी कि यहाँ पर मामला ये होगा, अगर आप संजीदा तौर पर अगर बात समझना चाहते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उन्हीं पॉलिसीज़ को आगे की तरफ बढ़ा जाएगा। और खान साहब इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और अब इस सारी सूरत हाल में वो किसी बराह रास्त तसादुम की तरफ भी अभी फिलहाल नहीं जाएंगे, लेकिन अगले 2, 3, 4 महीने के बाद क्या सूरत हाल होगी वो अल्लाह बेहतर जानता है। मगर इस खत्ते की बदलती हुई सूरत हाल पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कोई बड़ी तब्दीली नहीं ला रही है। इसका मतलब ये है, मेरे जुमले पर गौर कीजिएगा, इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर कोई बड़ी तब्दीली रुनुमा नहीं हो रही है। अगले पहलू की तरफ आते हैं। आज 19 जून है। 19 जून को खासतौर पर कराची, सिंध और पाकिस्तान की सियासत में एक अहमियत दी जाती है। 19 जून 1992 को वो दिन करार दिया जाता है कि जब एमक्यूएम जो उस वक्त महाजिर कौमी मूवमेंट होती थी उसके खिलाफ ऑपरेशन का आगाज होता है। और दूसरा इसका पहलू ये दिया जाता है कि उस दिन इनके खिलाफ एक और ग्रुप सामने आता है, इसका नाम बाद में महाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी बनता है। अच्छा, कुछ लोगों को कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, मैं ज़रा सा उसके माजी पर ज़रा सी गुफ्तगू कर मैं उसके इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल पर असरअंदाज होने पर बात करूँगा। दरहकीकत जो एमक्यूएम का जिसे बागी ग्रुप कहा जा रहा है या जिसे एंटी ग्रुप कहा जा रहा है, ये तो 1990 में तश्कील पा गया था। जो लोग ये कहते हैं कि एमक्यूएम हकीकी या महाजिर कौमी मूवमेंट ये ग्रुप जो है वो पहले 19 जून 1992 को बनाए, एक तो ये तासुर गलत है। ये तासुर 19 जून 1992 से पहले था। दूसरी बात ये थी कि एमक्यूएम पाकिस्तान महाजिर कौमी मूवमेंट के खिलाफ उस वक्त ऑपरेशन का आगाज़ जून में नहीं बल्कि मई के अंदर हो चुका था और उस वक्त एमक्यूएम के लोगों की गिरफ्तारियों का सिलसिला और एमक्यूएम पर ऑपरेशन का सिलसिला शुरू हो चुका था। ये 2 साल ये ग्रुप जो एमक्यूएम से अलग हो चुका था, ये मुख्तलिफ जगहों पर रुपोशी गुजार रहा था और बाद में जब सूरत हाल जब एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ तो दरहकीकत इन्होंने 19 जून को ये लोग आए थे, तो यानी कि इन्होंने एंट्रीज दी थी। तो ये दोनों बातें को जरा जहन में रखा करें कि ये दोनों बातें अलग-अलग हैं और सिर्फ उनकी एंट्री 19 जून को है, लेकिन एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन मई में शुरू हो चुका था और महाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी जो है वो 1991 के अंदर बन चुकी थी। तो ये 2 बातें अलग-अलग इसको रखें। उसके बाद एमक्यूएम के खिलाफ उस ऑपरेशन के बाद एमक्यूएम ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत तर होती गई थी। वो ऑपरेशन का मामला हो या इख्तलाफात का मामला हो, और इसका नतीजा आपने सन 2013 तक के इलेक्शन में देखा। यानी कि उसके बाद जब ऑपरेशन के बाद ही एमक्यूएम का जब 1993 का इलेक्शन होता है उसमें भी एमक्यूएम को एक भारी अक्सरियत हासिल होती है। उसके बाद 1997 में भी एमक्यूएम को भारी अक्सरियत हासिल होती है। उसके बाद 2002 के इलेक्शन में भी एमक्यूएम को भारी अक्सरियत हासिल होती है। 2008 में भी एमक्यूएम जीतती है और 2013 में भी एमक्यूएम जीतती है। यहाँ तक कि 2015 दिसंबर के जो इलेक्शन हुए थे उसके अंदर भी एमक्यूएम कामयाब हुई थी। तो दरहकीकत एमक्यूएम को उस ऑपरेशन में एमक्यूएम को एक बहुत बड़ा नुकसान तो ये ज़रूर हुआ कि उनके बहुत सारे लोग की जाने गई, उनको बहुत ज़्यादा हुकूमत से अलग भी रहना पड़ा, लेकिन इन सब का नतीजा ये निकला कि एमक्यूएम जो है वो अपने रास्ते पर चलती रही। लेकिन एमक्यूएम के लिए जो सबसे बाद 19 जून और एमक्यूएम का आप इब्तदा से देख लीजिए, एमक्यूएम की 1984 में पैदाइश के बाद से 1986, 87, 88 एमक्यूएम मुख्तलिफ ऑपरेशन, मुख्तलिफ टकराव की कैफियत से रही। यहाँ तक कि एमक्यूएम के बनने के बाद 1986 के बाद और जब बल्दियाती इलेक्शन हुआ था उस वक्त भी अल्ताफ़ हुसैन साहब ज़ेर हिरासत थे। उसके बाद 1988 में भी अल्ताफ़ हुसैन साहब ज़ेर हिरासत थे। उसके बाद 1992 में वो ज़ाहिर जलावतन हो गए। तो सारा सिलसिला उनका चलता रहा। असल सवाल ये कि उसमें जहाँ एमक्यूएम को बहुत सारे नुकसानात हुए हैं वहाँ एमक्यूएम ने अपने आप को कायम रखा था, लेकिन 2016 के बाद जो कुछ हुआ या 2013 के ऑपरेशन के बाद जो कुछ हुआ उसमें एमक्यूएम अपने आप को क्यों कायम नहीं रख सकी। असल सवाल यही बनता है कि आखिर उस नुक्ते पर क्यों नहीं पहुँच सके।